अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और तबीयत कैसी है अब आपकी? जी, सर आपकी तबीयत कैसी है अब? पहले से बेहतर है, नॉट फुल्ली रिकवर्ड। अल्लाह ताला आपको सेहत। आपको मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है? यस। हमजा बाबर, हमजा अबरार, प्रेजेंट सर। अमाद अहमद, प्रेजेंट सर। काशिफ रजाक, एहतशाम हैदर, एहतशाम हैदर, सलमान सईद, प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फकार, प्रेजेंट सर। नबील शाइक, प्रेजेंट सर। हसनैन अरशद, हसनैन अरशद, उमर राजा, मोहम्मद उमर राजा, इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। जुनेद खान, यस सर प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। मुहिबुल्लाह अरशद, प्रेजेंट सर। वहाज नासिर, प्रेजेंट सर। फरियाब आलम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद वाजिद, जाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर। अली रिजवान मसूद, प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। बासित फराज, प्रेजेंट सर। मशल अहमद, मशल अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। जुहेर अहमद फयाज, प्रेजेंट सर। मारिया नवाज,
Present, sir. मलिका जावेद, मलिका जावेद, अब्दुल रहमान, Present, sir. फैजान महमूद, Present, sir. हसन जिया, Present, sir. मुज्तबा हैदर, मुज्तबा हैदर, शेर खान, शेर खान, उसामा अली खान, उसामा अली खान, असद, Present, sir. कौन प्रेजेंट? Rasadullah. असदुल्ला नुमान, Yes, sir. शम्स मुशीर, Shams Mushir, present, sir. मोहम्मद साद, Muhammad Saad, present, sir. उस्मान खालिद, Present, sir. वलीद अहमद, Present, sir. फरहान बदर, Present, sir. बिलावल खान, Present, sir. अली अरशद मुगल, Present, sir. वकार अहमद, वकार अहमद, आलिया तसद्दुक, Present, sir. Sir, Sher Khan, present, sir. एहतिशाम हैदर आ गए? यस सर आ गया हूँ। श्याम हैदर प्रेजेंट सर। ओके। हसनैन अरशद, हसनैन अरशद Sir Muhammad. जी, Sir Muhammad Wajid की लाइट चली गई है. अच्छा, हसनैन अरशद की मैं बात कर रहा हूँ। उमर राजा सर अटेंडेंस हो गई है? जी, प्रेजेंट सर। सर कौन बीएमई present? 18305 मोहम्मद उमर राजा सर 025। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ आप वो बात करें। मोहम्मद वाजिद, इनकी बिजली चली गई है। सर अभी आ गया, वापसी आ गई है सर। अच्छा, सर स्नेहन अरशद प्रेजेंट सर। नहीं था। कौन? सर स्नेहन अरशद। हसनैन अरशद, मलिका जावेद, मुज्तबा हैदर, Present, sir. शेर मुस्तफा आ गया. शेर खान, Present, sir. सर उसामा 056 अली, प्रेजेंट। उसामा अली खान, उसामा अली खान, वकार अहमद भट्टी बुक्ति। आप कौन सा नाम बता रहे हैं? सर मोहम्मद वाजिद प्रेजेंट है सर। अभी बताइए। वो हो गया आपका, आपका हो गया। ओके, चलें, सबकी अटेंडेंस हो गई है। लेट्स मूव टू द लेक्चर। आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? सॉरी कि पिछले लेक्चर्स में नहीं ले सका, मुझे कोरोना हुआ था और दूसरा मेरे फादर की पिछले बुध को डेथ हो गई। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर हम बाद में कवर कर लेंगे। ओके, हमने चैप्टर 3 शुरू किया।
आज आपकी क्विज भी थी ना, जो लास्ट फ्राइडे को मैंने लेनी थी, तो आप सबकी तैयारी है? नो सर, सबकी नेक्स्ट तैयारी? ले लें। तो फ्राइडे No, को sir. देख लिया क्विज, इसको याद रखिएगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 3 कर लें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आप काइंडली मुझे प्रेजेंट मार्क कर दें, मेरा वो वाईफाई का मसला था। ये मैंने आपको कर दिया। थैंक यू सर। ओके, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को आपकी क्विज भी होगी, और आज इंशाल्लाह जहां तक हो सका आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना लेक्चर ले लूंगा, चूंकि आई एम नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना, तो थोड़ा बोलने में तकलीफ होगी मुझे। तो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ट्रस्ट को स्टार्ट किया था, और किसी भी एक बार एलिमेंट के लिए उसको हम कैन रिप्रेजेंट एज ए स्प्रिंग एलिमेंट, और स्प्रिंग के एलिमेंट के रेफरेंस से, स्प्रिंग कांस्टेंट के रेफरेंस से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक बार जो है, जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हो, हम उसे एक एलिमेंट के अंदर उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं, उसकी मैशिंग करते हैं, तो सिंगल एक एलिमेंट बनाते हैं। उस एलिमेंट का एक स्टार्टिंग नोड होता है 1 एंड एंडिंग नोड 2 होता है, और बार की लेंथ L है, उसका मटेरियल एज ए यंग मॉड्यूलस ऑफ E, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A है। तो यहाँ पे जो नोड 1 है उसके ऊपर जो लोकल फोर्स लग रही है, लोकल डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, similarly local force at node 2 in x direction and local in the x direction. तो 2 नोड्स होते हैं, d1x and d2x, उस पे लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर वहां पे वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स वेक्टर्स होते हैं दोनों नोड के ऊपर, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है that corresponds to EA by L for a simple tensile compression. और इस बार एलिमेंट के लिए हमने फोर्स वेक्टर, नोडल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स डिफाइन की थी। जो कि हमने स्टिफनेस मैट्रिक कैलकुलेट की थी, वो वही कॉरेस्पॉन्ड करती है जो शुरू से हम स्प्रिंग एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। ओनली द स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो रीडिफाइन हो जाता है अकॉर्डिंगली जो हमारे सिचुएशन है उस हिसाब से। एंड दिस इज व्हाट वी आर ऑलवेज डूइंग फॉर एन एफईएम। एफईएम में हम हमेशा यही काम करते हैं कि हमें ये फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्टिफनेस मैट्रिक को मालूम कर लें तो वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट्स एंड अननोन फोर्सेस। तो यहाँ पे इफ वी हैव 2 बार्स, अगर हमारे पास इस तरह 2 बार हैं, उसके दोनों बार को जो है वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट एज ए स्प्रिंग। तो एज ए स्प्रिंग हमारे पास ये 2 स्प्रिंग एलिमेंट्स बन जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट के अंदर उसका नंबर जो है नोड्स का 1 2 3 आ जाएगा। और पहली की स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारा उसके मटेरियल के अकॉर्डिंगली डिफाइन हो जाएगा। दूसरे का जो है दूसरे बार के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी ग्लोबल में d1x, d2x, d3x डिफाइन हो जाएगी। सो अगर 2 बार हैं तो उसमें हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हमें प्रॉब्लम है, अब एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके इसको सारी चीज को रिवाइज भी कर लेंगे और हमें सारा क्लियर भी हो जाएगा। आगे हमें इसी चीज को फिर ट्रस्ट के लिए जिस तरह इम्प्लीमेंट करना है, इट विल बी इजी फॉर अस।
तो फाइंड द स्ट्रेसेस इन 2 बार असेंबली लोडेड एज शोन। ये 2 बार हैं हमारे पास पे, और उसके बार के सेंटर में दोनों बार जहाँ जॉइंट है वहां पे फोर्स P लग रही है। पहले बार की वैल्यूज E और A है, जबकि दूसरे बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल है। मटेरियल दोनों बार का सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, L है। और इसमें हम जो है इसको हम जब स्प्रिंग एलिमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जिस तरह पहले का उसी तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है फॉर द स्मॉलर बार, और बड़े बार का चूंकि एरिया डबल है तो वो 2 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सारा उसी तरह हो जाएगा। हम एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 यूं डिफाइन कर देते हैं। ग्लोबल नंबरिंग इसकी 1, 2 एंड 3 आ जाएगी, जबकि लोकल में ये 1, 2 होगा, और एलिमेंट 2 भी लोकल में 1 एंड 2 होगा। और दोनों एंड से ये फिक्स है, और सेंटर पॉइंट नोड 2 पे फोर्स P अप्लाई हो रही है, और हमने इसमें स्ट्रेसेस मालूम करनी है कि इसमें स्ट्रेसेस कितनी अप्लाई हो रही हैं। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने पिछली दफा बनाई थी स्प्रिंग के लिए, जब 2 एलिमेंट्स का स्प्रिंग का केस होता है उसके लिए हमने ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाई थी। यहाँ पे ये ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट है और ग्लोबल फोर्सेस है। हमारे पास जो ये सिचुएशन है इसमें पॉइंट 1 नोड 1 और नोड 2 जो ग्लोबल में है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जो हमारा नोड 2 है उस पे फोर्स P है, नोड 2 पे फोर्स P है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 1 पे 0 है, 3 पे 0 है, तो माइनस K1 D2x इज इक्वल टू Fx1 माइनस K1 D2x इज इक्वल टू F1x। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गई। इसी तरह फिर दूसरे के साथ हमारी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, K1 K2 इंटू D2x इंटू P। अगर हम इस इक्वेशन को, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई K2 D2x F3। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास P तो गिवन है, तो लोड अप्लाइड है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली D2x को कैलकुलेट कर सकते हैं, K1 प्लस K2 ओवर 3। K1 और K2 का डिफरेंस ये है कि K1 2 है, यहाँ पे ये 3, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 3, और L हमारा ऊपर चले जाएगा। 3EAPL जो है ये डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 2 आ गई, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब जब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई है तो अब हम इस डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेन को कैलकुलेट का ऑफ एलिमेंट 1, दिस इज द स्ट्रेन ऑफ एलिमेंट 1, ब्रैकेट में यहाँ 1 मीन्स एलिमेंट 1। तो D2x माइनस D1x इज 0, तो ये D2x ओवर L आ जाएगा। हमने D2x इसको यहाँ पे ये मालूम किया था, L से डिवाइड करना, ये L एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेन ओवर देयर। और स्ट्रेस मालूम करने के लिए यंग मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें से ये यंग मॉड्यूलस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज द एलिमेंट 1 के अंदर ये स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, एलिमेंट 1 के अंदर ये स्ट्रेस अप्लाई हो रही है। और अब जब आप आपके एलिमेंट 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे D3x माइनस D2x है ग्लोबल के रेफरेंस से, तो यहाँ पे D3x 0 है, सो ये माइनस साइन के साथ D2x आ जाएगा। जितनी स्ट्रेन पहले एलिमेंट में थी उतनी ही ये एलिमेंट में दूसरे में है, मगर इन द नेगेटिव डायरेक्शन है, ये यहाँ पे उसके नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये कंप्रेशन में जा रहा है और ये वाली जो है टेंशन में। कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके साथ जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है वो भी ये कंप्रेशन में है, यानी जितनी स्ट्रेस के साथ आप एलिमेंट 1 को स्ट्रेच कर रहे हैं उतनी ही स्ट्रेस के साथ एलिमेंट 2 जो है वो कंप्रेस हो रहा है। सो ओनली द डिफरेंस ओवर देयर, ये डिफरेंस है। हमने मालूम स्ट्रेस करनी थी 2 एलिमेंट में, तो हमने वो मालूम कर लिया। ये इसको हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पे ख़त्म किया था, और यहाँ पे हमने ये देखा था कि एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 जो गोल सर्कल में शो किए हुए हैं, और नोड 1 नोड 2 3 ग्लोबल नोड नंबर है, और यहाँ पे ये लोकल डिस्प्लेसमेंट से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है तो दीज आर द शेप फंक्शंस जो यूज होते हैं,
उससे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कॉरेस्पॉन्ड टू द शेप फंक्शन, ये यहाँ का शेप फंक्शन है और उस हिसाब से वी कैन कैलकुलेट। ट्रस के अंदर जो है डिफरेंट बार्स लगे होते हैं और डिफरेंट बार्स इन अ ट्रस एज वेरियस ओरिएंटेशन, और उनकी एक ओरिएंटेशन ये है कि वो कंप्रेस हो सकता है, यानी अगर जॉइंट पे कहीं लगा ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रही है, इट कैन बी इन ए कंप्रेशन स्टेट, यहाँ पे कंप्रेशन में भी आ सकता है, और बेशक एट किसी एंगल है वो उसमें टेंशन में आ सकता है, हॉरिजॉन्टल में है टेंशन में आ सकता है। तो इट इज वेरी क्लियर कि ट्रस एलिमेंट्स की जो खास प्रॉपर्टी है उसमें फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर ओनली उसके एक्सियल डायरेक्शन में होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी उसके ना फोर्स अप्लाई होती है ना कोई और स्ट्रेस होती है इन दैट डायरेक्शन। ये एक ट्रस का कोई भी बार आप ले लें, उसके ऊपर अगर आपके पास कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होगी तो वो ये है, आइदर इट विल बी इन कंप्रेशन और इट विल बी इन टेंशन, और उसी एक्सियल डायरेक्शन में उसके पास होगी। ये एक बार है ट्रस का, हमने बार यहाँ पे ये ब्लू में शो किया है, बार ब्लू में है, और ये जो बाहर के अंदर से एक्सिस जा रही है और इसके वर्टिकल एक्सिस है, ये इसकी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक्स कैप ये वाला एक्स एंड वाई जो है दिस इज द ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर नोड 1 पे ये उसकी ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट एंड ग्लोबल फोर्स है, इसका 1x डायरेक्शन में global displacement in the y direction and global force in the y direction. Node 1 की इसी तरह ये पिंक में यहाँ शो किया हुआ है, these are the global, जबकि ये जो ब्लैक में शो किया गया है, ब्लैक में जो शो किए गए हैं लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर x डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट एंड x डायरेक्शन में फोर्स, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फोर्स। यहाँ पे आप इसी तरह जब आप नोट 2 पे जाते हैं तो ये ब्लैक में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स और y डायरेक्शन में, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया और आपसे पहले भी बात की लास्ट लेक्चर में भी, ट्रस के एलिमेंट्स जो होते हैं बार एलिमेंट, उसमें सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में होती हैं डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, कोई भी उसकी वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में नहीं होती। हमने यहाँ पे इन्हें शो तो किया फॉर कंप्लीटनेस और इक्वेशन डेरिवेशन के लिए, मगर इनकी वैल्यू इज इक्वल टू 0, इनकी वैल्यूज जो है इक्वल टू 0 है। अगर हम ये नोड 1 को ब्लो अप करके यहाँ पे शो करें ओनली डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे ओनली फोर्सेस, तो ये जो हमारी ब्लैक लाइन है, दिस इज ब्लैक लाइन इज अलोंग द एक्स हेड एक्सिस लोकल कोऑर्डिनेट की, और ये जो रेड लाइन है दिस इज द ग्लोबल एक्सिस एक्स की डायरेक्शन है, और दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा एंगल, थीटा एंगल से दोनों आपस में सेपरेटेड है। और इसी तरह अब ये जो हमारी एक्स डिस्प्लेसमेंट ये वाई डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड वाई डिस्प्लेसमेंट, और ये लोकल में ये जो है हमारी एक्स डिस्प्लेसमेंट और ये वाई डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह वाई एक्स डायरेक्शन में फोर्स एंड वाई डायरेक्शन में फोर्स इन द ग्लोबल, एंड एक्स डायरेक्शन में फोर्स इन द लोकल एंड वाई डायरेक्शन में फोर्स इन द जेड डायरेक्शन, दो के फोर्स और ये दोनों चीजें 0 होंगी। यहाँ पे यही नोट 2 के अंदर एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट की है। अब हम जब इसके दोनों नोडल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर बनाएंगे तो दैट विल बिकम अ 4x1 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ये वेक्टर बन जाएगा जिसमें पहले नोट के ऊपर x एंड y के कंपोनेंट और दूसरे नोट के ऊपर x एंड y के कंपोनेंट। फॉर द डिस्प्लेसमेंट सिमिलरली फोर्स वेक्टर के लिए भी x एंड y के कंपोनेंट एंड x एंड y के कंपोनेंट इन द नोट 2। एज अ रिजल्ट हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फोर्स वेक्टर हमारा 4x1 का हो जाएगा। ट्रस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, सिंगल बार
की एक एलिमेंट की, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी हमारा 4/1 को होगा, और जो स्टिफनेस मैट्रिक्स जिसको हम आज फाइंड आउट करेंगे वो 4/4 की हमारी एक स्टिफनेस मैट्रिक्स होगी, जिसे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा ट्रस के केस में ये स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसी है। हमने जो अब तक पढ़ा था, इससे पीछे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात की थी और एक्स डायरेक्शन की बात की थी। तो अब इसको जो फोर्स वेक्टर है जो हमारा 2/1 का था एक्स डायरेक्शन में, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू 4/1, जिसमें वाई डायरेक्शंस भी हमने इंक्लूड कर ली फॉर द कंप्लीटनेस, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर को भी हमने वाई को इंक्लूड करके वो भी 4/1 की बन गई। द कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे 4/4 की जो मैट्रिक्स है उसमें हम x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं ये x1 एंड x2 के नोड 2 पे x की वैल्यू, नोड 1 पे x की वैल्यू, इसी तरह नोड x2 पे और x1 x2 पे ये वैल्यू करके हमने इस मैट्रिक्स को जो लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू 4/4 की मैट्रिक्स। क्योंकि ट्रस के अंदर बाकी सब की वैल्यू 0 होती हैं, तो यहाँ पे सब जगह वो 0 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये डायरेक्टली आ जाएगा। क्योंकि ये मैट्रिक्स जो हमने बनाई है ये हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन की तमाम वैल्यूज जो है वो जीरोज होंगी, जिससे कि उसमें फोर्स अप्लाई नहीं होती, ना उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको हम स्मॉलर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, इन द लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पूरा मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दी है फॉर FEM, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू द स्टिफनेस मैट्रिक्स इन द लोकल कोऑर्डिनेट इनटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स इन द सिंपल कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास जो असल इशू रह गया है कि लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेट के सिस्टम अंदर जहाँ पे एक्सिस थीटा से चेंज हो रही हैं दोनों, किस तरह वो आपस में फर्क पड़ेगा। इससे पहले हमने जितना भी काम किया है हमने उस सारे काम के अंदर हमारी चूंकि एक ही वन डायमेंशनल था, वन एक्सिस था, उसी में सारी चीजें आराम से हम उसको कर लेते थे। मगर अब जब ये एक्सिस किसी एक एंगल पे है तो हमें फिर उस एंगल की जो वैल्यूज हैं, उस एंगल की वैल्यूज जो लोकल की है उसको ग्लोबल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट। इस सारी चीज को समझने के लिए हमें वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली समझना है, और वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, किस तरह होती है, उसको हमें थॉरोली अंडरस्टैंड करना है। उसको थॉरोली अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक वेक्टर v ले रहे हैं। इस v वेक्टर को हम दोनों एक्सिस के अंदर, दिस इज आवर ग्लोबल एक्सिस x एंड y, और ये हमारा लोकल एक्सिस है x हैट एंड y हैट, और x हैट जो है ग्लोबल एक्सिस के साथ इट इज सेपरेटेड बाय एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ थीटा है, एंगल ऑफ थीटा है, और ये हमारी जो वैल्यू है ये दिस इज vx, ये हमारी vx पिंक में जो शो की हुई यहाँ पे vx है, यही हमारी इस एक्सिस पे ये vx आएगी। और जब हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे ऑन द स्मॉल एक्सिस x हेड के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। ये 90 डिग्री जब बनता है जब आप इसको लें तो vx, दिस इज अवर vx इनटू cos थीटा गिव अस दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमें देता है, यानी vx का कंपोनेंट इन द x हेड के डायरेक्शन में, सो vx cos थीटा आ जाएगा। और ये जो हमारा पॉइंट है अगर इसके हम वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे जो पॉइंट है और ये जो डिफरेंस है ये हमारा y का कंपोनेंट आ रहा है। इस पॉइंट्स का y का कंपोनेंट जो है दिस इज y, और ये अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के रेफरेंस से करें तो ये हमारे पास थीटा आ जाता है, और ये जो है हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसका साइन थीटा vy इंटू साइन थीटा गिव अस दिस वैल्यू,
और ये पूरी वैल्यू जो है इस पॉइंट की जो वेक्टर v की है ये हमारी पूरी vx है। दिस इज अवर vx, ये हमारा पूरा vx है जो यहाँ पे ब्लू में शो किया हुआ है। दिस इज vx जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड करता है एंड यू कैन सी कि vx cos थीटा और vy sin थीटा का एडिशन है। सो vx हैट जो लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर कंपोनेंट है x का ऑफ द वेक्टर v, ये हमारे पास ग्लोबल के जो कंपोनेंट है vx एंड vy उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हमें एक इक्वेशन मिल गई कि हमने लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर vx को डिफाइन कर दिया है विद रेफरेंस टू द कंपोनेंट्स ऑफ इन द ग्लोबल कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अब अगर हम ये v का कंपोनेंट जो हमारा y है vy इसको अगर मालूम करना चाहते हैं तो उसको अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको गौर से देखिएगा कि ये जो हमारे पास vx है vx का ये तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आई थी cos की आ गई थी, तो अगर हम इसका साइन लें तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है, दिस वैल्यू मिल जाती है vx इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास vx साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है इस साइड पे, जो कि इस पॉइंट से एक्सिस से लेके इस एक्सिस के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस जब आप इन पॉइंट्स का लें तो ये हमारे पास vx आ जाता है। और अगर vy का आप कंपोनेंट लें विद रेफरेंस टू द cos थीटा, ये cos थीटा लें आप इसके रेफरेंस से, तो इस पॉइंट से हमारे v वेक्टर तक की vy cos थीटा आ जाएगा। और हमें मालूम करना था v hat y, अब आप इधर से ओवर्स कर सकते हैं, vy ए cos थीटा माइनस vx sin थीटा आप करें, ये पूरी वैल्यू से इतनी वैल्यू माइनस करेंगे तो वी विल गेट द vy कंपोनेंट। एज ए रिजल्ट हम इसको अगर दोबारा लिखते हैं तो माइनस हमने vx sin थीटा करना है, माइनस vx sin थीटा और vx cos थीटा यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए जो बिल्कुल हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या एक्सिस को ट्रांसफर कर रहा है एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को और उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। नो सर। ओके, इसी चीज को अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे ये इक्वेशन चले क्या अब ये जो हमारी इक्वेशन हमने पीछे डिराइव की है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। और इस मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर एनालिसिस को अगर थोड़ा सा याद हो तो वहाँ पे हम डायरेक्शन को साइन डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा को डायरेक्शन को साइन एल, साइन थीटा को एम के तौर पे डायरेक्शन को साइन के तौर पे हम डिफाइन करते हैं। यूजिंग दीज डायरेक्शन को साइंस हम अब इसके हिसाब से फिर यहाँ पे कॉज है तो ये एल हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉज है एल आ जाएगा, साइन है एम आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन एन है तो ये माइनस एम आ जाएगा। तो हम इस मैट्रिक्स को इस टी स्टार मैट्रिक्स लिखते हैं और दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि हमें एक वेक्टर कोऑर्डिनेट के अंदर से दूसरे वेक्टर कोऑर्डिनेट में उस वेक्टर के कंपोनेंट को ट्रांसफर कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अभी हमने ये बनाई है फॉर सिंपल वन वेक्टर, उसको कैसे करते हैं। अब हम इसको ले जाएंगे ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट में इसको किस तरह करना है, नोड 1 एंड नोड 2 के रेफरेंस से रिलेशनशिप डी और डी। अब हम पहले इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को छोड़ें, अब हम आगे अभी जो ये बात की है आगे जाके हम देखेंगे, मगर पहले हम ये करते हैं कि डी जो हमारा लोकल है और ग्लोबल को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे।
नोड 1 के ऊपर हमारी ये कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी, नोड 2 के ऊपर हमारी ये कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। एज ए रिजल्ट हमने नोड 1 और नोड 2 को सेपरेटली यहाँ पे किया है, तो इसको हम एक ही मैट्रिक्स के फॉर्म में वी कैन रिप्रेजेंट। ये हमारी मैट्रिक्स थी, ये टी स्टार मैट्रिक्स, दिस इज द टी स्टार मैट्रिक्स। तो पहला वाला हमारा कॉरेस्पॉन्ड किसे करता है, d1x एंड d1y, d1x एंड d1y को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो हमारे पास पहली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स d1y d1 पे आ जाती है। दूसरा कॉरेस्पॉन्ड करता है d2x d2y, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो अगर छोटी सब मैट्रिक्स डिवीजन पे मैट्रिक्स पार्टीशनिंग मेथड के थ्रू अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास टी स्टार के रेफरेंस से ये हमारी 4x4 की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाती है, जो हमारे ग्लोबल कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कन्वर्ट कर रही है इनटू लोकल कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में। तो हमने ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के थ्रू एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में को रिलेशनशिप हमें मिल गई है यूजिंग द डायरेक्शन कोसाइंस, और उन डायरेक्शन कोसाइन के रेफरेंस से हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। क्लियर है ये सारी बातें अब तक की? यस सर। यस सर। इसी तरह अब हम फोर्स वेक्टर को भी आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द फोर्स वेक्टर ऑफ नोड 1 एंड फोर्स वेक्टर ऑफ नोड 2, जिसको लोकल कोऑर्डिनेट पे है। वही टी स्टार ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज करते हुए वी कैन इजीली नाउ change that तो हमने अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है हमारी, उसके हिसाब से जो नोड 1 है उसको नोड 1 के रेफरेंस से टी स्टार के थ्रू ग्लोबल एंड लोकल का कॉरेस्पॉन्ड है नोड 2 का, और उसको भी एज इट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द फुल मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट के ऊपर जब हम करते हैं तो 4x4 की हमारी ये मैट्रिक्स बन जाती है। ये पार्टीशन मैट्रिक्स के मेथड के थ्रू भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हमारी टी स्टार है। टी इसलिए हमने टी स्टार पहले रखा था कि अल्टीमेटली 4x4 की जो टी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगी वो एक एक्चुअल मैट्रिक्स है जो हम आगे जाके उसे यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि इसका इनवर्स जो है ट्रांसपोज है, इज इट्स इन ट्रांसपोज। यानी आपने अगर इसका ट्रांसपोज इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें, यू कैन हैव इट एज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वहां से डायरेक्टली आपके पास सारा आ जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। पुटिंग ऑल द पीसेस टुगेदर, अब तक जो कुछ हमने किया है उसको सारे को एक जगह अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास ये है कि हमने लोकल फोर्स वेक्टर उसको ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स से वी को रिलेटेड विद द ग्लोबल फोर्स वेक्टर, लोकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने कोरिलेट किया विद द ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। लोकल हमारे पास जो इक्वेशन है हमारी F इक्वल्स टू लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये हमारे पास इक्वेशन है FEM की। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू डाल दें ट्रांसफॉर्मेशन वाली और D की जगह ये डाल दें तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हमें फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इस फाइनल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू फोर्स वेक्टर ग्लोबल सारे सिस्टम है और सिर्फ ये एक ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है और ये भी ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू दैट। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर इन दिस इक्वेशन
अगर हम इसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे देन ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा और हमें ग्लोबल फोर्स फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा के लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ग्लोबल आ गया। दिस व्हाट वी जनरली से इज द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। 4x4 की ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है। तो इस स्टिफनेस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 4x4 की है, लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स 4x4 की है और ट्रांसफॉर्मेशन उसका ट्रांसपोज भी इनवर्स भी और उसका वो भी। तो ये अल्टीमेटली हमें 4x4 की मैट्रिक्स मिल जाती है। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द कंप्लीट इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज आवर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का इक्वेशन है। रिमेंबर ऑलवेज दैट दिस इज आवर इक्वेशन जिसको हमने हर वक्त कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है ये हमारी ऑर्थोगोनल होने की वजह से इसका ट्रांसपोज जो है सिर्फ डायगोनल के अबाउट हमने इसको रिवर्स करना है। तो ये माइनस साइन इधर चले जाएगा, ये माइनस साइन इधर चले जाएगा, बाकी ये उसी तरह रहेगी। हमारी लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स ये है। लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमें इसके ट्रांसपोज के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें और उस रिजल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस इज व्हाट यू हैव और वो हमारे पास अल्टीमेटली ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो k है, k हमारे पास क्या था? k हमारे पास बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू EA ओवर L। तो ये हमारे पास 1 - 1 वाली इक्वेशन रह जाएगी। हमने ये बाकी कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लिया। तो दिस इज आवर अल्टीमेटली द स्टिफनेस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर। डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? L जो है हमारा कोसाइन थीटा है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं 1 और 2 और ये हमारे पास थीटा एंगल है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है x1 y1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x2 y2 है। तो कोसाइन थीटा जो है x2 minus x1 give you this distance x2 minus x1 divided by this L gives us the cosine theta. इसी तरह y2 minus y1 divided by L gives you the sin theta. तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज हो गई। और अगर हम इन्वर्स कर दें, नंबरिंग अगर हम उल्ट कर दें, ये 1 कर दें, ये 2 कर दें, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली x1 माइनस x2 हो जाएगा विच इसके रेफरेंस से माइनस L हो जाएगा और m जो है माइनस m हो जाएगा। तो अगर हम इसके नोड नंबरिंग उल्ट भी कर दें तो ओनली एक माइनस साइन की चेंज आती है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज डज द स्टिफनेस मैट्रिक्स चेंज? क्या स्टिफनेस मैट्रिक्स चेंज होगी अगर हम नोड नंबर चेंज कर दें? क्या स्टिफनेस मैट्रिक्स चेंज होगी अगर हम नोड नंबर चेंज कर दें? जी असदुल्ला आप बताएं। सर स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्या बताना है? क्या वो चेंज होगी अगर नोड नंबर हम उल्ट कर दें, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे उल्ट किया है, 1 2 की जगह 2 1 कर दिया लोकल नोड नंबर, तो क्या स्टिफनेस मैट्रिक्स चेंज होगी? नो सर, नहीं चेंज होगी। फरियाब आलम आप बताएं। अली रिजवान आप बताएं। तो साइंस चेंज हो जाएंगे। मैं स्टिफनेस मैट्रिक पूछ रहा हूँ वो चेंज होगी या नहीं? होगी सर। होगी, ये हाँ या ना होता है, दोनों पॉसिबिलिटीज Yes, नहीं sir. होती। जी यस सर, चेंज होगी। चेंज होगी, क्यों चेंज होगी? फाखिर आप बताएं। सर नहीं होगी। अच्छा बिलावल आप? आलिया आप बताएं।
आलिया बताएं, चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। मालिका आप? यस सर। चेंज होगी। ये आपके पास स्टिफनेस मैट्रिक्स है। इसमें अगर नेगेटिव -L -M डालें, कहीं कोई चीज चेंज आती है? -L का स्क्वायर उसी तरह रहेगा, -L -M दोनों माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। माइनस है, -L -M कोई चेंज नहीं, माइनस का स्क्वायर कोई चेंज नहीं, तो कहीं भी कोई चेंज नहीं होती स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर, चाहे आप नोड नंबर चेंज कर दें। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कि हम इसको नोड नंबरिंग से इररिस्पेक्टिव है कि उसकी स्टिफनेस मैट्रिक पे कोई इफेक्ट नहीं आता उसकी वैल्यू पे। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एक ये बार एलिमेंट है, 30 डिग्री एंगल पे है और उसकी स्टिफ यंग मॉड्यूलस एरिया 2 इंच है, लेंथ 30 डिग्री है, तो cos थीटा आप लेंगे तो √3/2 है, m जो है sin थीटा 1/2 है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जब आप डालेंगे L स्क्वायर मीन्स 3/4 हो गया, LM दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 आ गया। इस तरह करके आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे E जो है हमारा 30 × 10⁻6, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 डिवाइडेड बाय 60 लेंथ, तो ये हमारी पूरी स्टिफनेस मैट्रिक्स इस बार की हमने कैलकुलेट कर ली फॉर एनी एंगल 30 डिग्री एंगल के ऊपर। दिस विल बी द स्टिफनेस मैट्रिक्स। और जब हमें कि स्टिफनेस मैट्रिक मालूम है और बाकी चीजें मालूम है, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट वहां से हमने कैलकुलेट कर ली, और जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ली तो स्ट्रेन क्या है, 0.2 की डिस्प्लेसमेंट माइनस द 0.1 डिस्प्लेसमेंट, 0.2 की डिस्प्लेसमेंट माइनस 1.1 की डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय L, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/L इंटू ये y कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज नहीं, तो वहां पे 0 आ जाएगा। और dx1 नेगेटिव है, तो dx1 नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये लोकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने ये लिख दिया। तो यू कैन कैलकुलेट स्ट्रेन बाय दिस मेथड, रो वेक्टर इनटू कॉलम वेक्टर। और ये हमारा जो है बेसिकली लोकल डिस्प्लेसमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक के साथ उसको कर लें तो हमारे ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एंड वी कैन ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके साथ इस इक्वेशन को आप यूज करके you can easily calculate the strain from for the bar element or truss bar element। उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने डाल दी। जब आप इसको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये -L -1 इंटू L -L 0 0 0, तो ये -L आ जाएगा। दिस वन -M इंटू 0 0 0 -M आ जाएगा। यहाँ पे जो है M आ जाएगा, L आ जाएगा, 1 कॉरेस्पॉन्ड टू L, और ये जब आएगा तो M आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव, और ये हमारे पास ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के साथ वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्ट्रेन। और जब आपको स्ट्रेन मिल जाएगी तो उसके साथ यंग मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस। और उसके साथ आप एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन हैव द टेंशन, द फोर्स which is acting in that element। तो तमाम एलिमेंट की स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, हर चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं once we have the global displacement calculated। तो हमने अब तक जितने जो स्टेप्स थे जो हमने किया था, these are the steps which we followed to solve the problem। Write down the node element connectivity table। सबसे पहले उसके एलिमेंट्स एंड नोड बनाए और उनका फिर कनेक्टिविटी टेबल बनाया, और टेबल के अंदर हमने डायरेक्शन कोसाइन का भी टेबल बना दिया, उसकी वैल्यू भी L एंड M, हर एलिमेंट के लिए हमने वो बना दिया नोड एलिमेंट्स कनेक्टिविटी टेबल, और उधर फिर ये डायरेक्शन कोसाइन का टेबल बना दिया।
फिर उसके बाद स्टिफनेस मैट्रिक्स ईच एलिमेंट इन द ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ग्लोबल नंबरिंग के साथ स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने बना ली और उसको फिर असेंबल कर लिया। असेंबल जब हमने कर लिया तो फिर उसकी बाउंड्री कंडीशंस लगाने के बाद अननोन डिस्प्लेसमेंट्स के लिए हमने सॉल्व किया। जब अननोन डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व हो गया तो फिर हमने अननोन स्ट्रेन स्ट्रेस या फोर्सेस जो है नोडल फोर्सेस उनके लिए सॉल्व कर लिया। दीज आर द 6 स्टेप्स व्हिच यू फॉलो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये नोडल कनेक्टिविटी टेबल है। ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक बार्स हैं कनेक्टेड एट 60 डिग्री एंगल पे कनेक्टेड है। अगर हम ईच बार को एक लोकल के तौर पे लें तो दिस इज द नोड 1 एंड नोड 2, इसका x1 y1 x2 y2 और जो ग्लोबल के रेफरेंस से एट एन एंगल ऑफ थीटा है और इसकी लेंथ l है। और यहाँ पे ये एलिमेंट 1 है। एलिमेंट 1 जो है दिस इज नोड 1 नोड 2 और फिर एलिमेंट 2 है नोड 1 एंड नोड 2, फिर एलिमेंट 3 है। इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एलिमेंट के लिए इस नोड टेबल के अंदर dx1 एलिमेंट 1 पे क्या है, नोड 1 है और नोड 2 है, नोड 1 है एंड नोड 2 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसको फिलअप कर सकते हैं। और इसी तरह जब हम एलिमेंट 2 पे जाते हैं तो 2 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो मैट्रिक्स बनेगी। और जब हम 3 एलिमेंट पे जाते हैं, 3 एलिमेंट 3 और 1 है तो पहले 3 आएगा उसका और उसके बाद 1 आएगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी टेबल के अंदर नोड 1 हमारा 3 है और नोड 2 जो है वो 1 है, इसलिए इसमें जो पहली वैल्यूज होंगी वो नोड 3 की होंगी और फिर उसके बाद नोड 2 की होंगी। इसी तरह यहाँ पे भी नोड 3 और नोड 2। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ये कनेक्टिविटी टेबल की बेस पे हम स्टिफनेस मैट्रिक्स की नंबरिंग सिस्टम कर लेते हैं जिससे हम आसानी से भी ग्लोबल में जा सकते हैं। अब इसी के रेफरेंस से जब हमने जो पिछले तो लोकली अलग बनाया था तो यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर ये आपको नजर आ रहा है स्क्वायर, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एलिमेंट 1 का स्टिफनेस मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी, एलिमेंट 1 की स्टिफनेस मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी ग्लोबल के अंदर। और इसी तरह जो ये पिंक में शो किया है जो एलिमेंट 2 और 3 के दरमियान है, तो ये पिंक के अंदर जो चीज शो हो रही है दिस विल बी द एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ 2, एलिमेंट 2 की स्टिफनेस मैट्रिक्स। वेयर एज सबसे इंटरेस्टिंग जो है एलिमेंट 3 है जिसका 3 पहले है और 1 बाद में है, बीच में 2 नहीं है। एज ए रिजल्ट ये 1 3 और 1 एंड 3 एंड 1 ये हमारा ग्लोबल के अंदर इस तरह वैल्यूज यहाँ पे आएंगी और ये यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड करेंगी, सेपरेटेड एरिया में उसकी वैल्यूज डलेंगी उन स्टिफनेस मैट्रिक की एंड वी कैन इजीली मेक द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वी हैव 2 बार्स, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे ये ट्रस एलिमेंट के तौर पे जुड़ के ये एक ट्रेस बन गया है, इस शेप का एक ट्रेस बन गया ये, और ये एंगल जो है 45 डिग्री एंगल पे सेपरेटेड है। दोनों की लेंथ है L, इसकी लेंथ है, इसकी भी L लेंथ है। और नोड 2 जो है इस नोड 2 पे फोर्स P1 P2 अप्लाई हो रही है और आपने फाइंड आउट करना है नोड 2 के ऊपर की एक्स एंड वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट और दोनों बार में जितनी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है। दिस इज योर प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले रहे हैं। तो हम जब अपने सबसे पहले नोड एलिमेंट कनेक्टिविटी टेबल जब बनाते हैं तो हमारा पहला एलिमेंट ये है, नोड 1 एंड नोड 2 ग्लोबल के ही हैं उसके, और ये एलिमेंट 2 है, इसके ग्लोबल के 2 एंड 3 कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं नोड। तो हमने ये कनेक्टिविटी टेबल बना लिया। अब उसके साथ हम उसका कोऑर्डिनेट टेबल चाहिए हमें कि उनकी वैल्यूज क्या है। यहाँ पे हमने ग्लोबल का कोऑर्डिनेट सिस्टम x और ये y हमने रखा है, तो हमारा x की वैल्यू 0 हो गई है, y की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिक्स हो गया। पॉइंट 2 के जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास ये है, दिस लेंथ इज L
L into cos 45 डिग्री करेंगे तो we get this distance, तो ये हमारे पास उसकी x corresponding आ गई, और L into sin थीटा ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास L sin थीटा आ गई है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया L cos 45, L sin 45 is the x and y coordinates of node 2, और नोड 3 जो है as we know x की वैल्यू तो 0 is known, whereas the y की वैल्यू चूंकि दोनों L सेम है, सेम पे कनेक्टेड है, तो ये जितना डिस्टेंस है उसका डबल ऊपर आ जाएगा इस पॉइंट में, it becomes 2L sin theta. L sin theta ये नीचे वाला, L sin theta ऊपर, you add up it becomes 2L sin theta. ये हमारे दोनों के कोऑर्डिनेट सारे आ गए, जहां से हम अपने डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस की जब वैल्यू आप मालूम करेंगे तो एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 दोनों की वैल्यू लेंथ जो है एल सेम है, एल जो है स्मॉल एल डायरेक्शन कोसाइन जो x2 माइनस x1, एलिमेंट 1 का x2 माइनस x1, x2 45 L 45 माइनस x1 0 है, और उसको हमने L से तकसीम करना है तो इट गोज टू cos 45 बन जाता है। इसी तरह m की वैल्यू जो है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस डिवाइडेड बाय L, तो यह साइन 45 डिग्री बन जाएगा। जब हम एलिमेंट 2 पे आते हैं तो एलिमेंट 2 के अंदर जो है x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, x3 is 0, माइनस x2 तो नेगेटिव साइन आ गया, L तकसीम करने के बाद माइनस cos 45 डिग्री आ जाएगा, और ये जो है y3 माइनस y2, तो y3 is 2L, y1 is 1L, तो बेसिकली L साइन 45 हो जाएगा, और उसको आप L से तकसीम करेंगे साइन 45, तो इन सारी चीजों के अंदर ओनली ये नेगेटिव साइन। सर अगर आप बेहतर नहीं फील करें तो नहीं, बस थोड़ा सा रह गया, अभी कंप्लीट कर रहा हूं मैं। स्टेप 2 जो है हमारा, इसका स्टिफनेस मेट्री ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल नंबरिंग, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, और इसका हमने ग्लोबल नंबरिंग के अंदर d1 d2x d2x d2y 1nx एलिमेंट 1 के लिए हमारे पास ये बन जाता है सारा। हमने ये L और सारी चीजों को बाहर कॉरेस्पॉन्ड करके माइनस 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 इधर है, माइनस माइनस इधर है, these are the minus और these are the plus, ये 12 वैल्यूज हमारी बाहर आ गई, और ये हमारा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 की स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। और जब इसे d2x एंड d3 है, d2x और d3 के जब हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये अब माइनस की जरा लोकेशन चेंज हो गई है, और उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा बन जाता है। इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, तो ये हमारा एलिमेंट 2 की स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स को D1 एंड D2 में हमारा कॉरेस्पॉन्ड करता है पहले एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स, और D2 एंड D3 को कॉरेस्पॉन्ड करता है सेकंड की, तो ये सिर्फ यहाँ पे दोनों की एडिशन होकर ये 2 हो जाता है, बाकी सब जगह 1 1 चलता है, एंड वी हैव द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ है, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे we can solve it. अब इसको सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस हमने लगानी है। We have to fix the boundary condition. पहला पॉइंट नोड और थर्ड नोड टोटली फिक्स है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरोज हैं और 2 पे सिर्फ फोर्स है, तो इन इक्वेशंस पे ये सारी इक्वेशंस खत्म हो जाएंगी। तो हमारी अल्टीमेटली दिस इज द इक्वेशन स्टिफनेस मैट्रिक्स
ये हमारे पास जो है सिर्फ अब d to dx वाला ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास बचता है 2 2 और 0 0 d2 d2x और बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से p1 p2 2 पे नोट पे है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड वी कैन हैव, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन गेट द वैल्यू, यहाँ पे d2 d2x की हमारी ये वैल्यूज आ जाती हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज। और ऑब्टेनिंग द स्ट्रेस हमने ऑब्टेन करने के लिए अभी हमने पीछे इक्वेशन वहां पे डिराइव की थी, ये इक्वेशन जो हमने की है -L - M LM, इस इक्वेशन पे अभी हम चले जाते हैं। तो ये वही इक्वेशन है -L - M LM और d1 dy जो है ये 0 है, हमारा पहला पॉइंट फिक्स है। d2 d2x की वैल्यूज हमें यहाँ से मालूम है, तो उस हिसाब से 0 0 और d2 d2x की वैल्यू मालूम है, इसके साथ ये आप मल्टीप्लाई करें तो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज द इक्वेशन। हमें स्ट्रेस मिल जाए, ये एलिमेंट 1 पे स्ट्रेस है, दिस इज द एलिमेंट 1 पे स्ट्रेस आ गई। आपने बेसिकली √2 d2x प्लस √2 d2y को ऐड करना है और उनकी ये d2x d2y की ये वैल्यू है, √2 उधर ही रहेगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे p1 p2 की एडिशन आ जाएगी, l जो है यहाँ पे l के साथ एलिमिनेट हो जाएगा और e के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर एलिमेंट 1। इसी तरह एलिमेंट 2 के लिए ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, वहां पे d3x और d3y 0 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये माइनस साइन है, यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये एक माइनस साइन आता है और इस माइनस साइन की वजह से यहाँ d2y माइनस हो जाएगा, d2y जो है माइनस हो जाएगा, d2y को जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे इसमें से d2y को माइनस करेंगे तो बेसिकली हमारे पास p1 माइनस p2 आ जाएगा और दिस विल बी द आवर आंसर। हमने दोनों एलिमेंट की स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एनी क्वेश्चन? Any question? I'll stop over here. No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। ठीक है, पे अटेंडेंस को दोबारा देख लेते हैं। जी, उसामा अली खान, वकार अहमद भुक्ती, इसका मतलब 2 एब्सेंट हैं, 41 आर प्रेजेंट, 2 एब्सेंट हैं। तो आई क्लोज ओवर है। एनी क्वेश्चन? रिमेंबर नेक्स्ट फ्राइडे को आपका क्विज होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर गोइंग टू स्टॉप।